हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी या क्रैश कोर्स को हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। सो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। सेकंड हम लोग अभी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देख चुके हैं। बेसिकली हमने आर्टिकल 1 से 4, उसके बाद हम लोग सिटीजनशिप देख चुके हैं, आर्टिकल 5 to 12। गाइस आगे हम लोग अब बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इट्स अ पार्ट 3। पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 है। और आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, राइट्स, राइट तो पता ही है, अधिकार। अगर आप सिटीजन हैं किसी देश के तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। फंडामेंटल मतलब क्या है कि ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं, और एज बीइंग एन ह्यूमन यू शुड हैव सम राइट्स। ओके, आपको जीने का अधिकार है, आपको अपने लिए लाइवलीहुड अश्योर करने का अधिकार है। आप दूसरे ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में बिल्कुल समान हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस आप अपना सकते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सब आप किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्या है, फंडामेंटल है। सो दे आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, किसी के एहसान नहीं है ये। ठीक है, बस इससे क्या हुआ है कि ये बेसिकली नेचुरल राइट्स हैं। और नेचुरल राइट के बारे में सबसे पहले जॉन लॉक ने बात की है। जॉन लॉक ने जब ये बताया कि जो सॉवरेनिटी है वो किंग में नहीं है, सॉवरेनिटी पीपल के अंदर है। और एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी आया। तो वहां पे ये भी बात किया कि जब लोग सॉवरन हैं तो उन लोगों के कुछ अधिकार भी होने चाहिए, और वो उनके लिए बहुत ही फंडामेंटल हैं, और वो उनके ह्यूमन होने की वजह से उनको दिए गए हैं। एंड दीज राइट आर द फंडामेंटल राइट। रिमेंबर दिस बेसिक स्टफ, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में मुश्किल ही ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बट आई गिव यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, बाकी हम लोग फैक्ट्स पे जाएंगे, बिकॉज हमारे पास 1 और 2 क्लास ही है फंडामेंटल राइट को खत्म करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करने की कोशिश करूं तो 2-3 बातें याद रखो, ये एनफोर्सेबल हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। डीपीएसपीज नहीं है, बट अगर आपका कोई वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो टू हाई कोर्ट्स। ठीक है, यू कैन गो टू हाई कोर्ट। और दोनों के में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में रिट्स की पावर्स हैं। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट फैक्ट क्या है कि दे आर एनफोर्सेबल। दे आर एनफोर्सेबल, यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है गाइस, आज मेरा प्लान यह है कि सारे आर्टिकल्स हमें लाइन टू लाइन फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कुछ एक आर्टिकल होंगे जहां पे हम थोड़ा डीप में जाएंगे, अदरवाइज हम सारे आर्टिकल्स को एक ब्रीफ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम जस्ट क्विकली स्विचिंग ऑन द आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं लिस्ट बनाऊंगा पहले। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद में 23, 24,
then again 25, 26, 27, 28, 29, 30, then 31, 32, 33, 34 एंड 35। और ये हम रखेंगे डिटेलिंग के लिए, ठीक है, ये सब हम रखेंगे डिटेलिंग के लिए। तो ये सारे आर्टिकल पता होना चाहिए, दीज ऑल आर्टिकल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑन योर फिंगर टिप, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 12, कुछ बेसिक बातें और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे। एनफोर्सेबल भी है, स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट ये अवेलेबल है। सो अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट और इंडिविजुअल। कुछ ही आर्टिकल है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट सपोर्ट करेंगे, 17 वाला है। मैं बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेंगे आपको। 17, आर्टिकल 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी। तो अगर अनटचेबिलिटी तो इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, तो वो 17 में प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद में चाइल्ड लेबर का जो है आर्टिकल 23, ये भी क्या होगा, इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी याद रखना दोनों के लिए हैं ये। तो एक तो हमें एनफोर्सेबल वाली बात पता चल गई है, और दूसरा हमें ये पता चल चुकी है कि ये इंडिविजुअल के लिए भी अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं, और ये स्टेट के अगेंस्ट भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्या होगी, याद रखनी होगी। सबसे पहले आर्टिकल 12 के अंदर है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि यार भाई, अगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी एक्शन के, आर्बिट्रेशन एक्शन ऑफ स्टेट, तो कोई भी स्टेट है उसका आर्बिट्रेरी एक्शन है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द स्टेट कि स्टेट में क्या क्या आता है। तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वो कहाँ है, आर्टिकल 12 में है। रिमेंबर दिस। बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या आ सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पीएसयूज, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो याद रखना, थोड़े से एग्जाम्पल दिए मैंने कि स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं, लेकिन अब हम यहां पे आपको देंगे थंब रूल, ठीक है। थंब रूल क्या है कि या तो स्टेट का फाइनेंस लगाओ, ठीक है, या तो स्टेट का फाइनेंस लगा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, ठीक है। या तो स्टेट का, यानी जो सेंटर है या स्टेट है या गवर्नमेंट है, या तो गवर्नमेंट का उस चीज में पैसा लगा हो या गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब आपको अगर ऑप्शन में आएगा कि क्या क्या आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में है, तो वो आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा कि हाँ स्टेट का पैसा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या नहीं है। उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो स्टेट के अंदर आते हैं या स्टेट के अंदर नहीं आते हैं। जो कॉमन वन है वो मैंने आपको बता दिए, राज्यसभा, लोकसभा, लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीएसयूज, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे, ये सब क्या आते हैं, स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और मैंने एक क्रक्स डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है। एक एक्सेप्शन याद रखना, बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया है, ये नहीं आती है, ये स्टेट के अंदर नहीं आती है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये थंब रूल आप क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो स्टेट क्या है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, तो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द स्टेट। तो स्टेट इज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 12, ओके। नाउ I want to do Article 13. Article 13. Article 13 is talking about the
बेसिकली आप कह सकते हो कि इट्स आर्टिकल रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें सिंपल क्या हुआ कि अगर आप पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बनाती है तो वो अगर एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 13 के अंदर लिखा हुआ है। समवॉट इज वेरी मच रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू, रिमेंबर दैट मच। देखो सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, इट्स अ क्रैश कोर्स। आई हैव जस्ट 25 आवर्स फॉर फुल पॉलिटी अलोंग विद द क्वेश्चंस। सो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि भाई आपको मैं बस वही चीज़ें बताऊँ जो एग्जाम में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें नहीं है उतनी इंपॉर्टेंट उसको मैं स्किप करूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप, मुझे पता है कि फाउंडेशन के बच्चे नहीं हैं, आप एक बार चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दोज एरियाज वेयर आई एम फोकसिंग राइट नाउ, ठीक है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और याद रखना मुश्किल नहीं है यार, मुझे भी तो याद है ना, तो हैव सम फेथ कि यार सर भी तो याद रख रखे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। नाउ अब हमारे पास में है राइट टू इक्वेलिटी। देखो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि आज मैंने 2 क्लास में हम फंडामेंटल राइट करेंगे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा सारे आर्टिकल्स का। कल हम कुछ आर्टिकल्स के अंदर जाएंगे, कुछ फ्यू ऑफ आर्टिकल्स के हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, चीज ठीक है। कुछ सबसेक्शंस को डिस्कस करेंगे, कुछ करंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम राइट टू इंटरनेट डिस्कस करेंगे, तो कल करेंगे वो सब चीज़ें। एट प्रेजेंट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं पूरे 35 के 35 आर्टिकल्स का, और मैं पूरी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे कि आपको इन आर्टिकल्स का ब्रीफ ओवरव्यू और थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। और दूसरा क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखो इक्वालिटी बिफोर द लॉ में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कानून की नजर में सब समान है, किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वही बात निकलती है कि जो लॉ है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है। अब डिफरेंस क्या है, देखो ये यूके से लिया गया है और ये यूएसए से लिया गया है। ये नेगेटिव है, इसे नेगेटिव मानते हैं और ये पॉजिटिव मानते हैं। देखो फर्स्ट में के अंदर क्या है कि भाई किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि भैया जो शुरू में ही इक्वल नहीं है, जो शुरू में ही पिछड़ गए हैं, जिनके साथ शुरू में ही इनजस्टिस है, उनको कैसे आप इक्वली ट्रीट करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि आपको मैं पहले अज्यूम कर चुका हूं कि दोनों बराबर से कंडीशन पे हैं एंड दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको कानून बराबर ही इक्वली ट्रीट करेगा, बट गवर्नमेंट कैन टेक द स्पेशल एफर्ट्स फॉर दोज पीपल हु हैव सीन द अर्लियर इनजस्टिस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। अगर कोई इक्वल नहीं है और अब भी उनको इक्वल लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा पॉजिटिव बोल दिया है, इसको नेगेटिव बोल दिया है। दोनों में मेजर डिफरेंस जो मुझे समझ में आया है आज तक वो यही है कि यहाँ पे कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर यूसैन बोल्ट खड़ा है और आप खड़े हैं तो आपको रेस में दौड़ा देंगे, बराबर जगह से बोलेंगे भैया जो अच्छा दौड़ा वही जीत जाएगा। पर यहाँ पे दौड़ाने से पहले आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग देंगे कि आप उसके स्किल लेवल पे आ जाएं। तो स्पेशल एफर्ट्स फॉर डाउन ट्रोडन पीपल इज हियर एंड हियर इज नॉट, ठीक है। 15 की बात करते हैं थोड़ा सा।
15 के अंदर सिंपल है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स। ठीक है यार, एक बार रूल ऑफ लॉ समझ लो, ये भी आर्टिकल 14 का ही पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, देखो रूल ऑफ लॉ को एसी डायसी ने बोला था, और एसी अभी आजकल ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एसी डायसी ने 3 बात बोली थी, वो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात जो एसी डायसी ने बोली वो ये बोली थी कि जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो है ही इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कि आप किसी को पनिश नहीं कर सकते एक्सेप्ट लॉ, तो रूल ऑफ लॉ होगा कि यू कैन नॉट पनिश एनीवन until unless that is not written in the law, ठीक है। विदाउट लॉ कोई भी एक्शन नहीं होगा। एंड थर्ड उन्होंने बोला था कि जो किसी भी देश का जो लॉ है वो उन लोगों के जो किसी भी देश का लॉ है और उसके बाद में उस लॉ के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट जो सिटीजन्स हैं उनकी विलिंगनेस, कलेक्टिव विलिंगनेस का एक मतलब एक कलेक्टिव विलिंगनेस का एक ग्रुप है वो, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ लॉज है और ये क्या है, एक कलेक्टिव विलिंगनेस है। याद रखना शुरुआत की 2 बातें भारत में हैं। भारत के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और भारत के अंदर ये भी एश्योर है कि स्टेट जो पनिशमेंट देगा किसी भी ऑफेंडर को वो एज पर लॉ ही देगा। लेकिन भारत में ये चीज़ नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की विलिंगनेस से आया है या लोगों के अधिकारों को आप क्या बोलते हैं क्यूमुलेट करके आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, बल्कि भारत में क्या हो रहा है कि ट्रिकल डाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन है उससे राइट लोगों को गए हुए हैं। तो थर्ड पार्ट डज नॉट फॉलो बाय इंडियन सिस्टम, ठीक है, ठीक है। रिमेंबर दिस। आर्टिकल 15 जो है वो ये कह रहा है कि भैया स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा राज्य किसी भी तरह की चीज में। और जब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 15 की जगह आर्टिकल 16 हो जाएगा। तो स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ 5 थिंग्स एंड दोट ग्राउंड्स आर सेक्स, रेस, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, बर्थ प्लेस, ठीक है, सेक्स, रेस, रिलीजन, बर्थ प्लेस, कास्ट। और यहां पे ओनली वर्ड हो रहे हैं, यानी मतलब इनके अलावा वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, बट इनके अलावा किसी और ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, बट इन ग्राउंड्स पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बर्थ प्लेस के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये चीज याद रखेंगे। 16 में है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अब यहाँ ग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक ग्राउंड और मिल जाएगा। जो 5 ग्राउंड थे वो तो थे ही थे, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि सेक्स, कास्ट, रिलीजन, रेस, बर्थ प्लेस, और यहाँ एक और ग्राउंड आएगा और वो आएगा डिसेंट, ठीक है। यहाँ पे एक और ग्राउंड आ जाएगा एंड दैट ग्राउंड विल बी डिसेंट, ठीक है। चलो इतना ठीक है। 17 बात करेंगे। तो 15 में जनरल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 के अंदर वही जो जनरल चीज है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में ही डिस्कस की गई है, ठीक है। 17 की बात करते हैं। 17 में बोला गया है कि देयर विल बी अबॉलिशन, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो abolition of untouchability will be there under the article 17, ठीक है। और याद रखना ये जो आर्टिकल है ये नॉट ओनली फॉर द स्टेट बट ओनली फॉर द ऑल्सो फॉर द इंडिविजुअल।
भाई अनटचेबिलिटी तो इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकता है ना, तो उससे भी आपको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और याद रखना ये डायरेक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, डायरेक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, लॉ से एनफोर्स होगा ये, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने सिविल राइट एक्ट पास किया इसके लिए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज जो एक्ट है वो भी समवॉट इंस्पायर्ड है यहाँ से। तो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। कहो कि भाई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस मत करो, कोई मानेगा? कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, उसमें लिखना पड़ेगा कि भैया अनटचेबिलिटी नहीं करोगे तो तुमको जेल हो जाएगी, इतना तुमको फाइन लग जाएगा, ये कि तभी तो लोग मानेंगे ना। तो कानून बनाने की जरूरत है, और इसीलिए आर्टिकल 35 को हम काम में लेते हैं, जो कि ये बोलता है कि कुछ फंडामेंटल राइट हैं जिनको एनफोर्स करने के लिए वी नीड टू मेक लॉ, and the power of making law is lies with the parliament under the article 35. Civil Right Act is one of the finest example which we made under the which we enacted for implementing the article 70. ठीक है, चलो 18 की बात करेंगे। ठीक है, 18 के अंदर बहुत ही सिंपल है। 18 का है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो टाइटल्स को अबोलिश, कोई भी अब जैसे जब डेमोक्रेसी आ गई है तो ऐसे टाइटल्स है महाराजा धीराजा ये सब नहीं होंगे अब। एवरीवन इज इक्वल, ओनली एकेडमिक टाइटल्स हो सकते हैं। इफ यू हैव डन PhD यू कैन, डॉक्टर हो सकते हैं आपके, ठीक है, मिलिट्री टाइटल्स हो सकते हैं, बट आप पद्मश्री ये भी यूज़ नहीं कर सकते हो। याद रखना, पद्मश्री और भारत रत्न ये भी यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, आप कभी भी महाराजा और ये सब नहीं कर सकते हो, बट इफ़ यू आर डॉक्टर यू कैन यूज़ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो ओनली एकेडमिक टाइटल्स यू कैन यूज़। ठीक है, वी विल डिस्कस इन डिटेल tomorrow, but today I am giving you brief overview about these things. Okay, so abolition, article 18 discuss the abolition of titles and something related to the titles. 19 की बात करें तो इसमें 6 आर्टिकल्स हैं। एक्चुअली हम राइट टू इक्वालिटी की जगह अब हम आ चुके हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल है 19, आर्टिकल है 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के अंदर 6 आर्टिकल हैं, 6 पार्ट्स हैं। आपको क्रम से याद रखना चाहिए। 19 1 A B C इस तरह से आपके पास में 6 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। यू हैव 6 आर्टिकल्स, बहुत ही सरल है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो देखो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिंपल है कि भैया आप मान लीजिए आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इट्स गुड कि यू हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अच्छा बोलेंगे तो लोग सुनने आ जाएंगे, तो एक असेंबली कर सकते हो आप। अच्छा बोलते हो भाई, असेंबली कर लो। अब मान लो आप बहुत, असेंबली आपसे खुश हो गई, बोले कि सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, चलो ठीक है हम एक एसोसिएशन बना लेते हैं। हम एसोसिएशन बना दिए। अब उस एसोसिएशन को आपको फेमस करना है, तो आपको जगह जगह जाके मूवमेंट करने होंगे। और जब आप जगह जगह जाके मूव करोगे, कहीं भी मूवमेंट करोगे, तो वहां पे कुछ लोग वहां रुक भी सकते हैं, आपको रुकना भी होगा, आपको रेजिडेंस लेना होगा, नहीं ऑफिस खोलने होंगे। और जब वहां पर अब अगर वहां रुक गए हो तो बिना पैसों तो कुछ चलता नहीं है, तो यू नीड टू डू सम प्रोफेशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये मेरी छोटी सी एक ट्रिक है जो आपको हेल्प कर सकती है इन दिस रिगार्ड। ठीक है, 20 की बात करते हैं। 19 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब जब हमारा डिटेल वाला वर्जन होगा मैं कल डिस्कस करूंगा। 20 है राइट अगेन द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि एक तो किसी को नो पोस्ट डिफैक्टो, ठीक है,
मतलब आप वही क्राइम के लिए पनिश किए जाएंगे जो इस समय लॉ के अंदर है। और याद रखना, मैं सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं। तो इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस पिछली तारीख से जाके आप कानून पास नहीं कर सकते हो, आप रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ पास नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ किसी को पनिश उसी चीज पे कर सकते हो जो चीज अभी कानून में लिखी हुई है। ठीक है, तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में क्या होगा? नो पोस्ट डिफेक्टो। सेकंड, नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी में क्या हो जाएगा कि आप एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार किसी को पनिश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पनिश द पर्सन फॉर ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं कि पिछली तारीख से आप जाकर के क्या नहीं कर सकते हो, किसी को पनिश नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि मैंने आज कोई क्राइम किया और वो क्राइम अभी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं है, तो भले ही इन फ्यूचर अमेंड करके इस तरह के क्राइम को भी इंक्लूड कर लें हम आईपीसी और सीआरपीसी में, बट अगर आज नहीं है तो नो वन कैन गिव मी पनिशमेंट। सेकंड कह रहा है कि डबल जियोपार्डी मतलब एक ही क्राइम के लिए आप किसी को 2 बार क्या नहीं कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो। नो सेल्फ एविडेंस। तीसरा पार्ट क्या है? नो सेल्फ एविडेंस। इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए, अपने ही अगेंस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं कल बात करूंगा, कल हम स्लाइड के थ्रू मैं उन कंटेंट को जरूर दे दूंगा आपको, जो मुझे लगता है आपको एक बार मतलब एक ब्रीफली वो बुलेट और की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बट एट प्रेजेंट आप इतना मोटा मोटा याद रखो, नो डबल जियोपार्डी, नो पोस्ट डिफेक्टो और नो सेल्फ एविडेंस। आर्टिकल 20, राइट अगेन द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो याद रखना इसके अंदर 2 बातें आई थी। अगर हम गोपालन केस की बात करें तो गोपालन केस में प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द लॉ की बात किया गया है। देन मेनका गांधी केस में वो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ की बात किया है। मेनका गांधी केस में वो ड्यू प्रोसेस की बात किया गया है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो स्टेट कैन नॉट डिप्रीव एनीवन फ्रॉम द लाइफ एक्सेप्ट प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। फिर गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही नैरोली डिफाइन किया और कहा कि भाई राइट टू लाइफ का मतलब ओनली लाइफ है। मतलब मैं आपको जान से नहीं मारूंगा पर मैं आपको प्रताड़ित कर सकता हूं, ये तो वही बात होगी ना। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ को फोकस किया और कहा कि अगर लॉ बना के आराम से आप क्या कर सकते हो, किसी की लाइफ ले सकते हो, और बहुत ही नैरो डिफाइन किया। राइट टू लाइफ मतलब लाइफ, जीना मरना। लेकिन दैट इज नॉट द लाइफ। यार आपको खाना भी खाना है, आपको अच्छा सोना भी है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको एक कॉन्फिडेंस भी फील होना चाहिए अंदर से। लाइफ हैज मल्टीपल डायमेंशंस। फिर मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया। तो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ में हम क्या होता है कि जो जुडिशरी है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन को कंट्रोल कर सकती है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेचर के भी आर्बिट्ररी एक्शन को कंट्रोल कर सकती है। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना दी तो वो कानून सही से इंप्लीमेंट हो, जुडिशरी मेक श्योर ओनली दिस। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी ऑल्सो assuring that law which is made by the parliament must be just, must ensure the welfare of people। ठीक है, और तो पहले जो एक नैरो डेफिनेशन थी
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सिर्फ राइट टू लाइफ में जीना मरना ही है, वो अब थोड़ी ब्रॉड हो जाती है मेनका गांधी केस में। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू लाइफ है मल्टीपल थिंग्स, right to privacy is under the article 21 under the Puttaswamy case Supreme Court added, and multi thing Supreme Court added in article 21. okay, so ये समझ में आ गया, प्रोसेस established by the law and due process of the law. Process established by the law only, judiciary only control the arbitrary action of executive, and process due process of the law, judiciary not only control the arbitrary action of executive but also control the arbitrary action of legislature. तो उसमें सिर्फ कानून सही से इंप्लीमेंट हो रहा है ये देखती थी, यहाँ पे देखेगी कि कानून तो सही है ना, कानून तो वेलफेयर अश्योर करना है ना, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है। इतना याद रहेगा। गोपालन केस याद रहेगा, गोपालन केस में नैरो डेफिनेशन थी, प्रोसेस स्टैब्लिश बाय द लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने माना। मेनका गांधी केस में ब्रॉडर डेफिनेशन को यूज किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को फॉलो किया। ठीक है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है वो है कन्विक्टेड पर्सन है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट राइट्स हैं वो। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट राइट है वो। और अरेस्ट में सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट किया गया तो पहले आपको ग्राउंड बताएंगे, किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद में 24 आवर्स में आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट पर एक्सक्लूडिंग द ट्रेवल टाइम आपको पेश किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट आपको रखा जाएगा कि आपको लॉयर की रखने की पूरी आज़ादी होगी। दो तरह की डिटेंशन है, प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव। पुनिटिव क्लियर है, ऑफेंस होने के बाद होगा ये। ठीक है, बुरा है प्रिवेंटिव, इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको स्पेकुलेशन होता है। पुनिटिव में तो सिंपल है कि कोई ने क्राइम कर दिया, आपने उसको अरेस्ट किया। प्रिवेंटिव में आपने अरेस्ट कर लिया क्योंकि आपको लगता था कि वो क्राइम कर देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिशन ज़्यादा होता है पुलिस का, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। और कल हम जब इसको थोड़ा डिटेल से फिर से बात करेंगे जब सारे आर्टिकल्स को, तो हम इसको भी बात करेंगे। प्रेजेंट में इतना याद रखिए कि आर्टिकल जो 22 है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन से अगेंस्ट राइट है। वो कन्विक्शन ऑफेंस था 21 लाइफ एंड लिबर्टी, 19 और में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। रिमेंबर दीज थिंग्स एंड ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, आगे बात करेंगे आर्टिकल 23 की और आर्टिकल 24 की। ठीक है, दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद द एक्सप्लॉइटेशन। तो दिस आर्टिकल्स आर सेइंग दैट फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इसके अगेंस्ट ये आर्टिकल आपका 23 है, वो राइट प्रोड्यूस करता है। ये कहता है कि भाई इनको अबॉलिश करो, कोई फोर्स लेबर नहीं होगा, कोई बॉन्डेड लेबर नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। और ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, जैसे हमारा आर्टिकल 17 था। तो अब ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, तो यहाँ पे आपको एक इसमें आपको लॉ बनाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल लॉज, अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेवरल लॉज गवर्नमेंट हैज़ मेड रिगार्डिंग दिस, अगेन under the article 35. Okay, 24 says that कि 24 जो आर्टिकल है वो आपको कहता है कि कोई भी जो बच्चे हैं, अगर आप बिलो 14 ईयर्स हैं तो आप हजार्डस जो वर्क है वो नहीं कर सकते। you will not be employed in the hazardous work. Article 14 says this. These articles are not very much important, but having some brief idea is suffice. Few articles are very important, which I will discuss. I will discuss few of things because most of things we are covering here, but some more detail I will discuss tomorrow, and I will finish fundamental right in the 2 lectures. Okay, so today we are covering
the brief introduction of every article. Now 25, 26, 27 and 28. 25 में चार चीजें हैं: कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट। ठीक है, तो हर इंसान को फ्रीडम है, हर इंसान को ये चार फ्रीडम दी हुई हैं: कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट। तो यार आपका अधिकार है, मान लो आप फील करते हो कि भाई मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के किसी प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता हूँ, मुझे बहुत उसमें बिलीफ है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको कॉन्शियंस आ गया, फिर आपने प्रोफेस, आपने बताया, मुझे आके बताया कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे टीका लगाना पसंद है, सुबह हर रोज़ मुझे अपने सर पे टीका लगाना पसंद है, तो यू गॉट प्रोफेस, आपने मुझे बताया। तीसरे में आपने शुरू भी कर दिया टीका लगाना, और चौथे में आप मुझे और कह रहे हो कि यार आप तुम भी टीका लगाओ। बट याद रखना, प्रोपेगेशन में राइट टू फोर्स कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, आप प्रोपेगेट कर सकते हैं बट फोर्स कन्वर्जन नहीं। 26 में क्या होता है? ये इंडिविजुअल के लिए है और ये कलेक्टिव है। ठीक है, तो जो 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 पंडित्स हैं और मौलवीज हैं, ठीक है, या फिर चर्च के पादरी हैं, दे आर फ्री टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। तो सभी रिलीजन को ये राइट है कि वो अपने अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो अपने अफेयर्स को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है, अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। दे आर फ्री टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर इन देयर ओन वे, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, आर्टिकल 27 की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ये होता है कि दो चीज़ें याद रखो। एक तो जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा गवर्नमेंट विल नॉट स्पेंड एनी टैक्स पेयर्स मनी ऑन द बेसिस ऑफ इन द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। पहला चीज़, इनकम ऑफ टेम्पल्स है वो टैक्स नहीं होगी, और इस चीज़ का मिसयूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ में। एंड इन सेकंड एस्पेक्ट आप क्या कर सकते हो कि मना नहीं होगी, और सेकंड एस्पेक्ट में मैंने भी क्या बोला था कि मना नहीं होगी, और दूसरा स्टेट अपने टैक्स पेयर्स का पैसा भी खर्च नहीं करेगा। स्टेट अपने टैक्स पेयर का पैसा भी खर्च नहीं करेगा जो स्टेट स्पेंड करता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन पर। बट हाँ, टैक्स नहीं लगेगा बट फीस लगाई जा सकती है। पहले वाले में तो ये एक्सेप्शन याद रख लो, और दूसरे वाले में एक्सेप्शन जो है वो ये याद रख लो कि हज पे सब्सिडी दी जा सकती है, मानसरोवर यात्रा पे सब्सिडी दी जा सकती है, सब्सिडाइज चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, 28 के अंदर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, याद रखना, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। नो वन कैन फोर्स यू टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अगर आप एक माइनर हैं, आपको कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको अपने गार्जियन से आप परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30 को समझ लेते हैं। 29 के अंदर क्या है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, भारत में अभी सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ही आइडेंटिफाई हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई नहीं है। पर यहाँ पे जो माइनॉरिटी वर्ड है वो दोनों को रखता है। तो भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको फुल फ्रीडम है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ अंडर द आर्टिकल 29। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ आर्टिकल 30। इन आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रखने के लिए दे आर फ्री। एंड मदरसास इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल्स आर वन ऑफ द एग्जाम्पल अंडर आर्टिकल 30। 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, अभी अबोलिश हो चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 और जनता गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखना, मोस्ट ऑफ पीपल कमिट मिस्टेक। लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी ने 42nd में इसे हटाया,
बट नहीं, 44th में हटा था ये, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में ये हटा था। इस चीज़ को थोड़ा सा गलती मत कर देना, याद रखना। बेसिस में भी 31 के 3 सब पार्ट है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा आपसे। ठीक है, सबसे पहले ये छोटे वाले सीख लो। 31 भी टॉकिंग अबाउट द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री है, वो थोड़ा सा समझ लो। देखो हो क्या रहा था कि 31 हटा नहीं था। अब 31 नहीं हट रहा था तो जो भी सरकार लैंड रिफॉर्म्स और ये सब कर रही थी, तो उससे प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही थी कि लोग कोर्ट में जा रहे थे बार बार आर्टिकल 31 के अंदर। ठीक है, तो मान लो कोई लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई एक्ट पास किया गया, लोग फिर कोर्ट चले गए, वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो नेहरूवियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक 9th शेड्यूल जोड़ा और आर्टिकल 31 बी के साथ में, कि अगर हम 9th शेड्यूल में कुछ भी डालें उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो भी एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर डाला जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट ऐसा अब है नहीं प्रेजेंट टाइम में। IR कोहिलो केस, ठीक है, IR कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि केशवानंद भारती केस से पहले के जितने भी केस अगर 9th शेड्यूल में डाले गए हैं तब तक उनका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, पर उसके बाद के जितने भी एक्ट हैं, केशवानंद भारती केस में जहां बेसिक स्ट्रक्चर आई है, उसके बाद में जितने भी केस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाई कर चुका है कि जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आप डू अवे नहीं कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 31C को समझ लेते हैं। आर्टिकल 31C 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया। तो ये आर्टिकल ये कहता था कि अगर आप 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप आराम से वोलेट कर सकते हैं 14, 19 एंड 31 को। 39B क्या है कि जो कोई वेल्थ है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट, कोई बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट हो रही है तो हम उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 39B में। तो मान लो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, उसे लेकर के गरीबों को लैंड देंगे। और 39C के अंदर ये है कि जो वेल्थ है वो अक्यूमुलेट नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी कुछ फ्यू हैंड्स के अंदर। ठीक है, यानी वी विल अश्योर द इट्स अ सोशलिस्ट मेजर फॉर अश्योरिंग द इक्विटी। ठीक है, इक्विटी को अश्योर करने के लिए जरूरी था। तो ये कह रहा था कि अगर 39B को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम आर्टिकल 14, 19 और 31 को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31A की। 31A के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, मोस्टली 5 कंडीशंस हैं कि मतलब दे आर फ्यू कंडीशंस दैट भाई कौन, जैसे मान लीजिए कि मिनॉरिटी के लिए कभी लैंड लेना हो, कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए कोई लैंड लेना हो, तो गवर्नमेंट ने उन कंडीशंस में ये लगा दिया कि अगर उन कंडीशन के तहत अगर हम लैंड को अक्वायर करेंगे तो उस लैंड को अक्वायर करने में गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड टू गिव कंपनसेशन। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि इन कंडीशंस, इन मेजर्स को लेने के लिए अगर आपका 14, 19 और 31 वायलेट हो रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो उनका क्या नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा भी याद रखना होगा। जैसे एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटिंग राइट्स बाय द स्टेट, तो दे आर फ्यू कंडीशंस जिसमें आप अगर लैंड लेते हैं तो उन लैंड को लेने के कंडीशन के बाद में सरकार के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो कंपनसेशन दे। ठीक है, और इन 5 कैटेगरी के अंदर अगर मैंने बताया अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 अगर वायलेट हो रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। ये 31A बोल रहा है। तीनों को याद रख लीजिए, ब्रीफ आइडिया। 31C के अंदर 39B, 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14, 19, 31 वैलिड हो सकते हैं। यहाँ पे ये 5 फ्यू कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप लैंड लेते हो तो उनके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं है। और 31B के अंदर आप याद रख सकते हो कि 9 शेड्यूल की बात हुई है। 32, 33 ये आर्टिकल उतना, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ रिट्स 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट 226 के अंदर, 32 के अंदर नहीं। ठीक है, उसको हम
तो मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सर्शुरी और कोवोरेंटो। ठीक है यार, ये सारा कंटेंट आपको लक्ष्मीकांत की किताब से मिल जाएगा, बस हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और मैं सिर्फ उस किताब से बहुत छोटा छोटा बना के आपको दे रहा हूँ, और बाकी कुछ इनपुट्स जो मेरे बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने से या फिर उनको बनाने से और बहुत सारी अदर किताबें पढ़ने से जो इनपुट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है समन। क्या याद रखेंगे कि हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है समन, समन मतलब पेश करना। तो अगर आपने हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई है तो कोर्ट ऑथोरिटीज को ये ऑर्डर देगा कि जिस इंसान को मतलब पेश किया जाए, मतलब कोई जो विक्टिम है उसको पेश किया जाए। तो हैबियस कॉर्पस में टू समन, उसमें आपको पेश करने के लिए बोलेंगे। मान लीजिए पुलिस ने किसी को उठा लिया, किसी आदमी को पुलिस ने उठा लिया, तो अब मान लो उसको ऐसे उठा के ले गए मेरे घर से, मान लीजिए कि मेरे भाई को पुलिस उठा के ले गई। अब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस की रिट भेजेगा, बोलेगा कि जिनको आपने अरेस्ट किया है पुलिस को, उसको बोलेगी कोर्ट के सामने उसको पेश करो। तो उसे हैबियस कॉर्पस रिट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस रिट की खास बात क्या है कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे कि हैबियस कॉर्पस इज द ओनली रिट विच कैन बी इशूड अगेंस्ट द इंडिविजुअल। मैंडेमस में क्या है, कमांड है। मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट जा रहा है और कोई ऑथोरिटी अगर सही से काम नहीं कर रही है इसकी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकता है। जैसे मैं कहूँ कि राइट टू बेटर एनवायरनमेंट इज अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, और दिल्ली के अंदर बहुत पोल्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द मैंडेमस कमांड कि भाई पोल्यूशन के लिए कुछ करो। ठीक है, प्रोहिबिशन याद रखना, मैंडेमस इज फॉर जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी, दोनों के लिए है ये। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी दोनों के लिए है ये। उसके बाद में प्रोहिबिशन में खास बात क्या है कि ये मना करने के लिए है। ठीक है, अब प्रोहिबिशन में खास बात यहाँ पे ये है कि ये ओनली, जैसे ये ओनली फॉर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल थिंग्स, तो ये क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल, ठीक है, मना कर दिया। सरसुरी भी मना करने के लिए ही है। ठीक है, सरसुरी के अंदर दो बातें होंगी। ठीक है, एक तो ये कि आप प्रोहिबिशन में देखो, मैं बता रहा हूं हैबियस कॉर्पस में समन किया था, मैंडेमस के अंदर कमांड दी थी कि आप ये काम करिए, प्रोहिबिशन में काम को मना कर दिया था कि आप वो केस मत देखिए, आप वो मुद्दा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। तो ये प्रोहिबिशन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओनली क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल के लिए ही है ये। सरसुरी के अंदर भी मना कर सकते हैं। सरसुरी के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो केस को ट्रांसफर करा सकता है अपने पास, तो केस ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ऑथोरिटी टू हायर ऑथोरिटी, यानी हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, लोअर जुडिशरी टू सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ये सरसुरी के अंदर है। और सरसुरी के अंदर ये भी बोल सकता है कि जो फाइंडिंग्स ऑलरेडी थी उनको क्वैश कर दो, उनको क्वैश कर दो। तो यहाँ पे भी जो ऑलरेडी केस है उसके लिए मना कर सकते हैं, जैसे प्रोहिबिशन के अंदर था। लेकिन प्रोहिबिशन पहले हो जाता है, मतलब लाइक एक्ट होने से पहले ही मना कर दिया। लेकिन सरसुरी में क्या होता है, बाद में हो जाता है, तो ये जनरली प्रिवेंटिव है। तो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है, जबकि सरसुरी क्या होगा, बाद में भी किया जा सकता है। यानी बाद में मान लीजिए कोई जो चीज आपने कर ली है तो उसकी फाइंडिंग को क्वैश करवा दिया, तो वो प्रिवेंटिव भी है और वो क्यूरेटिव भी है। तो सरसुरी इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ, बट प्रोहिबिशन इज ऑलवेज क्यूरेटिव, पहले ही होगा वो। ठीक है, एक चीज ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम याद रखें कोवोरेंटो। कोवोरेंटो में हमें मिला है कि हु गेव यू द ऑथोरिटी, हु गिव यू द ऑथोरिटी, कि आप कोई पर्टिकुलर एक्ट को कंडक्ट किए, इसके बारे में कौन पूछता है, कोवोरेंटो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 5 के अंदर क्या है, 5 रिट्स हैं। आगे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 33 कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए वो कानून नहीं चलेंगे जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए होंगे। जैसे एक आईएएस ऑफिसर पब्लिक में आके सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल्स के अंदर है। तो ये कह रही है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयज हैं उनके लिए पार्लियामेंट लॉ बना के उनके अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकती है। आर्टिकल 34 टॉपिंग अबाउट द मार्शल लॉस, अगर आपका मिलिट्री का रूल लग जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट क्या हो सकते हैं, थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं, उनको कम किया जा सकता है, उनको बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। जहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वो चीज़ यहाँ पे है। 33 के अंदर क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अधिकारों में थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ, बिकॉज कॉमन मैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड 34 में क्या है कि जहाँ मार्शल लॉ लगेगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आते इधर से, बस रिमेंबर दिस बेसिक थिंग कि 33 किससे संबंधित है, 34 किससे संबंधित है, और 35 मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल्स डायरेक्ट नहीं लगते हैं, लो पास करके लगते हैं, और वो लो है वो आर्टिकल 35 के अंदर आता है। गाइस वी हैव डन विद द पार्ट 3 ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कल हम थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर फॉर द प्रीलिम पर्सपेक्टिव। हर एक आर्टिकल डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना अगर कोचिंग के शूट में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, यूपीएससी विल आस्क द वेरी वेरी फाइन और ट्यूनिंग क्वेश्चन जहाँ पे आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेस लेस होके पढ़िए, विदाउट स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स rather दैट मगिंग अप द फैक्ट्स, बिकॉज नहीं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। रिमेंबर दिस काइंड ऑफ बेसिक स्टफ कि यू आर अवेयर अबाउट बेसिक ऑफ एवरी आर्टिकल सो दैट कि यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन इजीली, ठीक है। वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो कि कौन सा आर्टिकल आएगा कौन सा आर्टिकल नहीं आएगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो टुमारो आई विल ऑल्सो एनरिच समथिंग इन एवरी आर्टिकल, ठीक है, एंड दैट एनरिचमेंट विल हेल्प to go in little bit deeper so that we are more confident about our preparation. So tomorrow will be important part thing that for our purpose, because tomorrow we are going to finish the fundamental rights. Okay.